ये ट्रेन स्टेशन शुरू में भले ही डरावना ना लगे, लेकिन यकीन मानो ये अब तक का सबसे डरावना स्टेशन है जो मैंने देखा है। अचानक ट्रेन टनल से अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वो डरावनी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और आसपास की चीजों को भी डिस्टर्ब करने लगी। भीड़ में खड़ा सेबास्टियन कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसका मन हुआ कि वहां से चला जाए, लेकिन थोड़ी देर तक वो झिझकता रहा। टनल के पास खड़े लोग उस आवाज से अजीब तरह से बदलने लगे। उनकी आंखों का रंग बदल गया था। फिर वो खुद को ट्रेन की पटरी पर फेंकने लगे। जैसे ही ट्रेन पास आई, वो उसकी तरफ ऐसे बढ़े जैसे किसी नशे में हो। इसी अफरा तफरी में सेबास्टियन भी पटरी पर गिरते गिरते बचा, लेकिन किसी तरह बैलेंस बनाकर वो बच गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी बीवी का फोन आया। वो बोली कि उसे तुरंत घर आना होगा और उनकी बेटी एना को स्कूल से लेना है, लेकिन तब तक हालत और बिगड़ चुकी थी। सेबास्टियन ने देखा कि उसके कुछ ऑफिस के साथी उसके सामने ही खुद की जान लेने लगे। डर के मारे वो ऑफिस से भाग निकला। बाहर निकला ही था कि एक आदमी ऊपर से गिरकर उसकी कार पर आ गिरा और कार पूरी तरह तबाह हो गई। शहर में हर तरफ भगदड़ मच गई थी। लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे। गाड़ियां बेकाबू थीं। एक्सीडेंट्स हर तरफ हो रहे थे। किसी तरह सेबास्टियन बचते बचाते एना के स्कूल पहुंचा। वहां का हाल और भी बुरा था। स्कूल की इमारत बर्बाद हो चुकी थी, स्टाफ मरे पड़े थे और क्लासरूम में आग लगी थी। बच्चे डर के मारे सुन्न थे। सेबास्टियन ने एना को उठाया और उसे बचाते हुए वहां से बाहर निकला। रास्ते में उन्हें एक चर्च दिखा, जहां एक पादरी ने उसे रोका। उस आदमी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक दैवीय वरदान है, एक चमत्कार। लेकिन सेबास्टियन को किसी चमत्कार में दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपने परिवार को बचाना था। वो कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। बाहर उसकी बीवी उसे दिखी, लेकिन जैसे ही वो मिले, एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक आ गई और उसकी बीवी को टक्कर मार दी। वो मौके पर ही मर गई। 9 महीने बाद सेबास्टियन और एना एक बंद पड़े स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में वक्त बिता रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। अचानक कोई आवाज आई और दोनों भागने लगे। तभी कुछ अंधे लुटेरे उन पर हमला करते हैं और उनका सारा खाना छीन लेते हैं। सेबास्टियन गुस्से में उनसे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है। बाद में वो उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वो लोग भूखे और मजबूर थे। रेडियो पर एक चेतावनी आती है कि बाहर अजीब से एलियन घूम रहे हैं और अगर कोई उन्हें देख ले तो वो लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे लोग खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेबास्टियन और एना अपनी आंखों को कपड़े से ढककर बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिनकी आंखें भी ढकी हुई हैं। सेबास्टियन उनसे खाने के लिए पूछता है, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा है। पहले तो वो लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन सेबास्टियन उन्हें बताता है कि वो एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर का लोकेशन पता है, जो बिजली और गर्मी दे सकता है। तभी एलियन की अजीब एनर्जी वहां आने लगती है, तो वो लोग सेबास्टियन को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं जहां और भी सर्वाइवर छुपे हुए हैं। उन लोगों में से मार्सियल नाम का एक आदमी सेबास्टियन की चोट देखता है और उसे लिलियाना नाम की डॉक्टर के पास भेजता है। लिलियाना उसकी पट्टियां करती है और पूछती है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी। बाद में लिलियाना उसे खाना देती है और बाकी सर्वाइवर आग के पास बैठते हैं। तभी एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एलियन ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को चाकू से अंधा कर लिया और किसी तरह बच निकला। वो ये भी बताता है कि एलियन अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख जैसा निशान छोड़ते हैं। रात में जब सब बस में सो रहे होते हैं, सेबास्टियन अचानक बस स्टार्ट कर देता है। लिलियाना पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन सेबास्टियन ठंडी आवाज में कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और बस तेज चलाने लगता है। सब लोग जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टीयरिंग कसकर पकड़ता है और तेजी से चलता रहता है, जिससे सारी जगह तबाह हो जाती है। आखिरकार बस पलट जाती है और सब घायल हो जाते हैं। तभी एलियन वहां पहुंचते हैं। मार्सियल, जो बुरी तरह जख्मी है, बाहर निकलता है और गलती से एलियन को देख लेता है। वो तुरंत पास के शार्प मेटल से खुद को मार लेता है। लिलियाना भी बाहर आती है, कांप रही होती है, लेकिन आंखें बंद रखती है। सेबास्टियन उससे कहता है कि चिंता मत करो और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है। लिलियाना एलियन को देखते ही मर जाती है। एक और आदमी एलियन को देखता है और गाड़ी से लीक हो रहे पेट्रोल में जलता हुआ सिगरेट फेंक देता है।
जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सब जल जाते हैं। सेबास्टियन देखता है कि मरते हुए लोगों के जिस्म से सोने जैसे रंग की रोशनी निकलती है। तभी ये रिवील होता है कि एना असल में सिर्फ सेबास्टियन के दिमाग का वहम थी। एना उसे सेवियर कहती है और कहती है कि उसने सही किया, अब सबकी आत्माएं एक बेहतर जगह पर जाएंगी। सेबास्टियन एक अंधेरे कॉरिडोर से होकर गुजरता है और दीवार पर टंगे हुए लोगों को देखता है जिनके हाथ बंधे हुए हैं। ज्यादातर मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी सांस ले रहा है। मरने से पहले वो कहता है कि ये जो प्राणी हैं वो किसी और गैलेक्सी से आए हुए राक्षस हैं और सबको मार देंगे। लेकिन सेबास्टियन शांत रहता है और कहता है कि ये तो फरिश्ते हैं। वो उस आदमी की आंखें बंद करता है और अपने दिमाग में देखता है कि उसकी आत्मा ऊपर उड़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद सेबास्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वो देखता है कि एक औरत एक फार्मेसी में जा रही है। उसकी आंखें भी कपड़े से ढकी हैं, जैसे बाकी लोगों ने सीखा है कि एलियन को नहीं देखना चाहिए। वो सेबास्टियन की आहट सुनकर पूछती है कि वो कौन है। अपना नाम क्लेयर बताती है। सेबास्टियन अपना वही पुराना झूठ दोहराता है कि वो भूखा है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं और उसे एक जनरेटर का पता है। तभी क्लेयर के दो साथी राफा और ऑक्टावियो अपने दो कुत्तों के साथ आते हैं। उन्हें शक होता है और वो क्लेयर से बहस करते हैं कि किसी अजनबी को अपने साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन क्लेयर को जनरेटर वाली बात दिलचस्प लगती है और कहती है कि सेबास्टियन काम का साबित हो सकता है। उसी वक्त एलियन की मौजूदगी महसूस होती है और बहस का वक्त नहीं बचता। वो सेबास्टियन को साथ लेकर अपने ठिकाने की तरफ भागते हैं, जो एक सिक्योर न्यूक्लियर बंकर होता है। अंदर जाकर सेबास्टियन बाकी लोगों से मिलता है। उनमें एक छोटी सी जर्मन लड़की सोफिया होती है और एक बुजुर्ग कपल इजाबेल और रोबर्टो भी। क्लेयर सोफिया को बाहर से लाई हुई चॉकलेट देती है, जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। राफा और ऑक्टावियो सेबास्टियन को एक तरफ ले जाकर उससे जनरेटर के बारे में और जानकारी मांगते हैं। सेबास्टियन के दिमाग में एना उसे चेतावनी देती है कि सच्चाई मत बताओ और जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकालो। सेबास्टियन एना की बात मानता है और सबके सामने कबूल करता है कि जनरेटर वाली बात उसने झूठी बनाई थी। ये सुनते ही राफा और ऑक्टावियो गुस्से से तिलमिला जाते हैं और उसे बंकर से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी सोफिया बीच में बोल पड़ती है, जर्मन में। बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि सोफिया जर्मन में ने कहा है कि उसे बाहर मत निकालो। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक किसी को समझ नहीं आया था कि सोफिया कहां से आई है और वो बोल भी सकती है। सब हैरान भी होते हैं और उत्सुक भी। इसलिए वो सेबास्टियन को बंकर से निकालने का प्लान छोड़ देते हैं और उसे सोफिया की असली कहानी पता करने की जिम्मेदारी दे देते हैं। फिर सोफिया अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। सेबास्टियन सबके लिए ट्रांसलेट करता है। वो बताती है कि वो अपनी माँ के साथ एक रैंप से ऊपर जा रही थी। तभी अचानक लोगों के चीखने की आवाजें आईं। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। डर हावी हो गया। उसने देखा कि कई लोग खुद को नदी में फेंक कर जान दे रहे थे। जैसे तैसे सोफिया और उसकी माँ एक वैन में जाकर छुप गए। वहीं वैन में उन्हें रेडियो पर एक जगह के बारे में पता चला, एक सुरक्षित जगह जो पहाड़ों में कहीं है। ये सुनकर सब लोग सोफिया से पूछते हैं कि वो जगह कहाँ है। सोफिया को सही सही पता नहीं होता, तो वो चौक का टुकड़ा उठाती है और दीवार पर एक पहाड़ पर बने किले की तस्वीर बना देती है। क्लेयर कहती है, शायद ये कासल हो सकता है। सोफिया अपनी कहानी जारी रखती है। वो और उसकी माँ ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और वैन से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में सोफिया गिर गई और अपनी माँ से बिछड़ गई। फिर वो कभी नहीं मिली। ये कहते हुए सोफिया रोने लगती है। क्लेयर उसे धीरे से गले लगाती है और सबको बताती है कि उसने ही सोफिया को वहां पाया था और उसे अपनाया। इसके बाद ग्रुप में बहस शुरू हो जाती है। क्या उन्हें उस किले की ओर निकल जाना चाहिए? सेबास्टियन कहता है कि हाँ, कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वहां और सर्वाइवर हों, शायद सोफिया की मां भी, और ये भी कि वो बंकर में ज्यादा वक्त नहीं काट सकते। रोबर्टो मना करता है, कहता है कि ये एक सुसाइड मिशन होगा। लेकिन जब वोटिंग होती है तो ज्यादातर लोग जाने के हक में होते हैं। रोबर्टो भी आखिरकार मान जाता है। रात को सेबास्टियन को फिर एना की परछाई दिखाई देती है, जो उसके कानों में धीरे धीरे बातें करती है। उसके असर में आकर सेबास्टियन चुपचाप कुत्तों की रस्सियों को थोड़ा काट देता है, ताकि जब सुबह एलियन आए तो वो भाग जाएं और अफरा तफरी मचे।
और जैसा सेबास्टियन ने सोचा था वैसा ही होता है। सुबह होते ही एलियन आ धमकते हैं और साथ ही कुत्तों की रस्सियां टूट जाती हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। जैसे ही एलियन सामने आते हैं, सबके अंदर उनकी सबसे डरावनी यादें वापस जागने लगती हैं। क्लेयर को अपने भाई की मौत याद आने लगती है। सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि अपनी पट्टी हटा दो। वो हाथ बढ़ाती है पट्टी की तरफ, लेकिन तभी ऑक्टेवियो आकर उसे रोक लेता है। इधर राफा अपने कुत्तों को ढूंढता ढूंढता पागल हो जाता है। जब नहीं मिलते तो वो घबरा जाता है और अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है। जैसे ही एलियन को देखता है, वो पूरी तरह मानसिक रूप से टूट जाता है और पास की गाड़ी के शीशे पर अपना सिर मारकर खुदकुशी कर लेता है। क्लेयर अब भी अपने भाई की यादों में फंसी हुई है। उसका दिमाग बस नहीं कर पा रहा। वो जमीन पर बैठी अपना सिर पकड़े रो रही है। ऑक्टेवियो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और सबको एक सेफ जोन की तरफ ले जाने का रास्ता ढूंढता है। रोबर्टो राफा को ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में एक कुत्ता उसे काट लेता है जो अब एलियन के कंट्रोल में है। उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। ऑक्टेवियो सबको आवाज देकर बुलाता है कि सेफ जोन की तरफ भागो। राफा को भी पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। क्लेयर रोते हुए बताती है राफा मर गया है। ये सुनकर ऑक्टेवियो टूट जाता है। अंदर इजाबेल रोबर्टो के जख्म पर पट्टी कर रही होती है। इसी बीच रोबर्टो कहता है कि उसने सुना है इजाबेल ने उसे धोखा दिया था। इजाबेल कहती है, नहीं, ये सब एलियन का खेल है। वो तुम्हारे दिमाग में झूठी यादें डाल रहे हैं ताकि तुम्हें अंदर से तोड़ा जा सके। बाद में ऑक्टावियो सबको बताता है कि शायद ये एलियन किसी क्वांटम रियल्म से आए हैं। वो इंसानों के डर के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं और उन्हीं डर का इस्तेमाल करते हैं इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। क्लेयर अब खुलकर अपने भाई के बारे में बताती है। वो डिप्रेशन से जूझ रहा था और क्लेयर, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसकी मदद नहीं कर पाई। उस बात का गिल्ट अब भी अंदर बैठा है। फिर वो सेबास्टियन से पूछती है, जब एलियन आए थे तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था? लेकिन सेबास्टियन अचानक बात काट देता है और पूछता है, सोफिया कहाँ है? क्लेयर कहती है, मैं देखती हूँ। लेकिन सेबास्टियन धीरे से उसे रोकता है, कहता है, तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। सेबास्टियन सोफिया को अकेले बैठा पाता है। वो चुपचाप रो रही होती है। सेबास्टियन उसके पास बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है, वही लॉकेट जो उसने कभी एना को उसके जन्मदिन पर दिया था। सीन एक फ्लैशबैक में चला जाता है। 7 महीने पहले एना का बर्थडे। सेबास्टियन उसे किस करता है और वादा करता है कि जल्दी ही अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। फिर वापस वर्तमान में सेबास्टियन के दिमाग में एना की आवाज गूंजती है जो पूछती है, तुमने मेरा लॉकेट सोफिया को क्यों दिया? तभी क्लेयर अंदर आती है। वो कुछ अजीब नोटिस करती है और पूछती है, एना कौन है, तुम्हारी बीवी या बेटी? क्योंकि सोफिया के लॉकेट पर तो एना का नाम खुदा है। वो सेबास्टियन से और सवाल पूछती है, क्या एलियन के आने पर तुम्हें एना की ही आवाज सुनाई दी थी? क्लेयर अब उसे बताती है कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है और वो उसकी मदद करना चाहती है बिना किसी स्वार्थ के। वो समझाने की कोशिश करती है कि जो वो देख रहा है वो एलियन का दिमागी खेल है और अगर वो उसे फेस नहीं करेगा तो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। वो अपनी भी कहानी बताती है, कैसे उसे भी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन बाद में उसने समझा कि वो सब असली नहीं था। क्लेयर की बातों के पीछे एना की परछाई एक बार फिर सेबास्टियन को बहकाने लगती है। कहती है, क्लेयर पर भरोसा मत करो। सेबास्टियन अंदर से उलझा हुआ है। लग रहा है वो क्लेयर की बात मानने ही वाला है। तभी अचानक रोबर्टो की तेज चीख सब कुछ तोड़ देती है। उसका इन्फेक्शन अब और फैल चुका है। क्लेयर तुरंत कहती है कि उसे एंटीबायोटिक्स चाहिए। क्लेयर, सेबेस्टियन और ऑक्टावियो आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलते हैं। क्लेयर एक बाथरूम में जाती है जहां कई मेडिसिन कैबिनेट रखे हैं। जब सेबास्टियन और ऑक्टेवियो एक और कमरा चेक कर रहे होते हैं, ऑक्टेवियो को दवाइयां तो नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा खाना जरूर मिल जाता है। वो आवाज लगाकर सेबास्टियन से पूछता है, सब ठीक है ना? उधर एना एक बार फिर से सेबास्टियन के दिमाग में फुसफुसा रही होती है। ध्यान भटकता है और सेबास्टियन जवाब देता है, सारे खिड़कियां बंद हैं, वापस आ सकते हो। लेकिन जैसे ही ऑक्टेवियो कमरे में आता है, वो देखता है कि एक खिड़की पूरी तरह खुली हुई है। वो कुछ सेकंड के लिए अपनी पट्टी हटाता है और एलियंस को देखता ही वो उनके कंट्रोल में चला जाता है। पागलपन में वो एक चाकू उठाता है और खुद को पेट में कई बार घोंप देता है।
सेबास्टियन सब कुछ देखते हुए डर के मारे सुन्न रह जाता है। बाकियों की तरह उसे ऑक्टेवियो की आत्मा उड़ती हुई नहीं दिखती। उसे बहुत गहरा अफसोस होता है। क्लेयर भी शोर सुनकर भागती हुई आती है और जल्दी से कहती है, सेबास्टियन, हमें यहां से निकलना होगा। एना की आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही होती है। उसे क्लेयर की पट्टी हटाने के लिए उकसा रही होती है, लेकिन क्लेयर उसे खींचकर वहां से ले जाती है। फिर वो इजाबेल और रोबर्टो के पास लौटते हैं। इजाबेल पूछती है, ऑक्टेवियो कहाँ है? क्लेयर रोते हुए कहती है, वो नहीं बचा। वो एंटीबायोटिक्स इजाबेल को देती है ताकि वो रोबर्टो का इलाज कर सके। इजाबेल फिर पूछती है, सेबास्टियन सबके अलग बैठा क्यों है? क्लेयर बताती है कि वो बहुत हिल चुका है। उसे लग रहा है कि शायद खिड़की उसी ने खुली छोड़ी थी और ऑक्टेवियो की मौत उसी की गलती थी। सेबास्टियन को अब भी बहुत पछतावा है। बाद में एना फिर से सेबास्टियन के दिमाग में आती है। पूछती है, तुमने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं हटाई? सेबास्टियन जवाब देता है, जब ऑक्टेवियो मरा तो उसकी आत्मा ऊपर नहीं गई। आना उस पर इल्जाम लगाती है कि उसका विश्वास डगमगा गया है। टूटा हुआ सेबास्टियन कहता है, शायद मैं कोई रक्षक नहीं, शायद मैं खुद एक भेड़िया हूं। जब क्लेयर, सेबास्टियन और बुजुर्ग दंपति रोबर्टो और इजाबेल फिर बाहर निकलते हैं तो उन्हें एलियन कंट्रोलिंग लोग दिखते हैं, जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। उनका लीडर वही पादरी होता है जिसे सेबेस्टियन ने 9 महीने पहले चर्च में देखा था। हड़बड़ाहट में रोबर्टो और इजाबेल बाकी ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। एलियंस उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। रोबर्टो इजाबेल की तरफ देखता है जैसे आखिरी बार जी भर के उसे देखना चाहता हो। वो दोनों अपनी पट्टियां हटाते हैं, एक चुपचाप अलविदा शेयर करते हैं और फिर सब खत्म हो जाता है। उधर क्लेयर को सेबास्टियन की वो गॉगल्स मिलती हैं जिससे वो साफ साफ देख सकता है। उसे उसी पल सच्चाई समझ आ जाती है। सेबास्टियन पूरे वक्त झूठ बोलता रहा है। वो सिर्फ एक और सर्वाइवर नहीं है, वो एलियंस के साथ मिला हुआ है। क्लेयर को लगता है कि शायद ऑक्टेवियो और राफा की मौतों के पीछे भी उसी का हाथ है और शायद और भी लोगों का। सोफिया का हाथ थामकर क्लेयर उससे दूर चली जाती है। अब उसका पूरा ध्यान लड़की को बचाने पर है। वहीं सेबास्टियन के दिमाग में एना की आवाज लगातार गूंज रही होती है। वो उसे बार बार कहती है, बस 2 और मर जाए तो हम दोबारा मिल सकते हैं। क्लेयर सोफिया को लेकर बंकर की छत की तरफ जाती है। वो उसे साफ कहती है, कुछ भी हो जाए ब्लाइंडफोल्ड मत हटाना। लेकिन पीछे पीछे सेबेस्टियन भी आता है। क्लेयर उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन बंद आंखों की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, बेहोश। अब सोफिया अकेली है सेबास्टियन के सामने। आना की आवाज फिर उसे उकसाती है, लड़की की पट्टी हटा दो। सेबास्टियन हाथ बढ़ाता है, लगभग मान ही जाता है, लेकिन फिर एक गहरी भावना उसे रोक देती है। वो नहीं चाहता सोफिया को कोई नुकसान हो। वो उसे गले लगा लेता है। उसके अंदर कुछ टूटता है और कुछ जुड़ता है। बहुत वक्त बाद उसे फिर से इंसान जैसा महसूस होता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है। 7 महीने पहले एना का बर्थडे था। सेबास्टियन अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो ही पादरी उनके घर घुस आता है। वो एना और सेबास्टियन को छत पर ले जाता है। वहां वो एना के माथे पर एक आंख जैसी स्याही लगाता है और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर करता है। एना एलियंस के प्रभाव में आ जाती है और छत से छलांग लगा देती है। सेबास्टियन टूट जाता है। वो गुस्से में पादरी को देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर एलियंस से मिलती है। बस वही पल काफी होता है। वो उसके दिमाग का कंट्रोल ले लेते हैं। एना की रूह जैसी आकृति उसके पास आती है, उसका हाथ थामती है और कहती है, हम फिर मिलेंगे। अब वापस वर्तमान में सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया के पास आता है। वो अपनी गलती मानता है, माफी मांगना चाहता है। क्लेयर अब भी उस पर भरोसा नहीं करती, उससे दूरी बनाए रखती है। सेबास्टियन कहता है, मुझे धोखा दिया गया था, मुझे सच में लगा था मैं चुना गया हूं, लेकिन अब समझ आ गया है सब झूठ था। मैं बस चाहता हूं तुम लोग जिंदा रहो। बाकियों से अलग मैं इन्हें साफ देख सकता हूं और फिर भी जिंदा रह सकता हूं। यही मेरी आखिरी ताकत है। उधर सीयर्स उन तीनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। सेबास्टियन तेजी से क्लेयर और सोफिया को लेकर भागता है। एक सीयर्स पीछे से आता है और उस पर हमला करता है। उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुसाने की कोशिश करता है ताकि वो भी अंधा हो जाए। एकदम से ताकत भरकर सेबास्टियन उसे धक्का देता है। वो गिरता है
और मर जाता है। वो वक्त नहीं गंवाता, क्लेयर और सोफिया को लेकर एक कार में बैठता है और माउंटेन कैसल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में बार बार उसे ऐना की परछाई दिखती है। वो कहती है, लौट जाओ, हार मान लो। लेकिन सेबास्टियन आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो केबल लिफ्ट टावर के बेस पर पहुंचता है। यही एक रास्ता है जो सीधा उस पहाड़ की ओर जाता है जहां आर्मी ने किले के अंदर एक सेफ जोन बना रखा है। सेबास्टियन कार को टावर के सामने खड़ा करता है ताकि पीछा करने वाले आसानी से अंदर न आ सकें। वो क्लेयर और सोफिया को बाहर निकालता है और फिर कार में आग लगा देता है। यही केबल लिफ्ट उनका आखिरी मौका है। क्लेयर और सोफिया जैसे ही चढ़ने लगती हैं, सेबास्टियन कहता है, अब हमें अलग होना होगा। क्लेयर कहती है, तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन वो मना करता है, मुझे यहीं रुककर उन्हें रोकना है। क्लेयर मजबूरी में अलविदा कहती है और सोफिया के साथ चढ़ाई शुरू करती है। चढ़ते वक्त सोफिया का पैर सीढ़ियों के गैप में फंसता है और वो गिरने लगती है। क्लेयर तुरंत रिएक्ट करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे समझ आ जाता है कि ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। वो अपनी पट्टी हटा देती है ताकि सोफिया को सुरक्षित ऊपर ले जा सके। उसे अच्छी तरह पता है कि कितना बड़ा रिस्क है। उसी वक्त फादर अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पहुंचता है। जैसे ही वो लोग कार के पास आते हैं, जोरदार धमाके के साथ गाड़ी उड़ जाती है। हर तरफ आग और धुआं फैल जाता है। रास्ता कट जाता है। फादर गुस्से में है लेकिन पीछे नहीं हटता। वो जोर से सेबास्टियन को पुकारता है, कहता है कि उसे एलियंस ने एक बड़ी डिवाइन ड्यूटी के लिए चुना है। वो सेबास्टियन से कहता है कि सरेंडर कर दो और इस मिशन का हिस्सा बन जाओ, लेकिन सेबास्टियन वहीं खड़ा रहता है। वो साफ मना कर देता है, कहता है, मैं उन मखलूकों का गुलाम नहीं हूं और कभी बनूंगा भी नहीं। हाथ में एक मेटल की रॉड थामे वो तैयार है लड़ाई के लिए। उसकी आंखों में एक अलग ही हिम्मत है। वो साफ कहता है, मैं तुम्हारे झूठे भगवान को नहीं मानता। उधर क्लेयर चेयरलिफ्ट टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है। वो लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन समझ जाती है कि पावर सप्लाई ही नहीं है, मतलब लिफ्ट काम ही नहीं करेगी। तभी उसकी नजर पास में एक बड़ी सी घंटी पर जाती है। एक आइडिया आता है और वो जोर जोर से घंटी बजाने लगती है। उम्मीद करती है कि एलियंस का ध्यान खींच जाए। आवाज सुनते ही एलियंस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वो पास आते हैं, उनकी एनर्जी से चेयरलिफ्ट चालू हो जाती है। इसी वक्त सेबास्टियन का माइंड भी धीरे धीरे एलियन कंट्रोल में आने लगता है। अंदर एक आवाज गूंजती है, उसे यकीन दिलाती है कि फादर सबको आजाद करने आया है। ये सब फ्रीडम का रास्ता है। सेबास्टियन कार की आग की तरफ देख रहा है और उसमें उसे ऐना की झलक दिखती है। वो आग में खड़ी है, पूरी तरह जल रही है। ये सीन उसकी हिम्मत तोड़ने वाला है, लेकिन वो जोर लगा के खुद को कंट्रोल करता है। सोफिया के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्लेयर को फिर से अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई देती है। सेबेस्टियन ऐना की जलती हुई छवि से जूझता है, लेकिन खुद को समझाता है, ये ऐना नहीं हो सकती, वो जा चुकी है। एकदम फोकस होकर वो फादर के पेट पर रॉड से वार करता है। सोफिया लगभग टावर से गिरने ही वाली होती है, लेकिन क्लेयर उसे वक्त पर पकड़ लेती है। क्लेयर अब चेयरलिफ्ट के मूवमेंट पर ध्यान देती है। उसको समझ आता है कि लिफ्ट के दरवाजे खुलने और बंद होने में ठीक 4 सेकंड का गैप है। अब वो टाइमिंग पकड़ के कूदने की प्लानिंग करती है। उधर फादर सेबेस्टियन पर हमला करता है और उसे काफी चोटें लगती हैं। खून बह रहा है, लेकिन सेबास्टियन हार मानने से इनकार करता है। फादर उसे चिढ़ाता है, कहता है, तू नहीं बचेगा। लेकिन सेबास्टियन जवाब देता है, शायद मैं नहीं बचूं, बट क्लेयर और सोफिया जरूर बचेंगी। वो कहता है कि वो अपनी बेटी के लिए ये कुर्बानी देगा। क्लेयर का माइंड भी एलियंस का प्रेशर झेल रहा है, लेकिन वो फोकस रखती है। वो अपने मन में सेकंड्स गिनती है और जैसे ही टाइम सही आता है, वो सोफिया को लेकर चेयर लिफ्ट में कूद जाती है। दोनों बच जाते हैं। क्लेयर मन ही मन सेबास्टियन को शुक्रिया कहती है। सेबास्टियन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उस पल ऐना का साया उसके सामने आता है। वो उसे गले लगाती है, उसे सुकून देती है और सेबास्टियन हमेशा के लिए चला जाता है। क्लेयर और सोफिया आखिरकार उस किले जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां आर्मी का सेफ जोन बना है। वहां सोल्जर्स उन्हें अंदर ले जाते हैं। ये जगह काफी बड़ी है और वहां शहर के कई सर्वाइवर्स मौजूद हैं। तभी सोफिया की मां वहां आ जाती है और मां बेटी की इमोशनल मुलाकात होती है।
सोफिया की मां क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी बेटी को सही सलामत पहुंचा दिया। इसके बाद सोल्जर्स क्लेयर को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर क्लेयर की आंखें चेक करता है कि कहीं वो एलियंस के संपर्क में तो नहीं आई। क्लेयर बताती है कि नहीं, वो एलियंस के साथ नहीं मिली, बट एक इंसान जरूर था उनकी तरफ से जिसने उसकी मदद की थी। क्लेयर कहती है कि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर मदद के इंतजार में हैं। मेडिकल ऑफिसर उसे एक इंजेक्शन लगाता है। क्लेयर पूछती है, ये किस लिए? ऑफिसर बताता है कि ये एक केमिकल मार्कर है। ये चेक करेगा कि उसके डीएनए में कोई एपिजेनेटिक चेंज हुआ है या नहीं। ये चेंज तब होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस और दर्द से गुजरता है। ऐसे लोग सीयर बन जाते हैं जो एलियंस को देख सकते हैं बिना मरे, बट उनका माइंड उनके कंट्रोल में आ जाता है। क्लेयर अब समझने लगती है कि शायद सेबास्टियन के साथ भी यही हुआ था। जब उसकी बेटी मरी थी तब उसका डीएनए बदल गया होगा, इसलिए वो एलियंस को देख सकता था और मरा नहीं। शायद इसलिए एलियंस ने उसे सीयर बना लिया। ऑफिसर ये भी बताता है कि अगर क्लेयर सच में सीयर बन गई है तो उसके खून से वैक्सीन बनाई जा सकती है। उसी वक्त एक लैब में 2 आर्मी साइंटिस्ट्स एक कैद किए गए सीयर के खून से वैक्सीन बना रहे होते हैं। वो इसे चूहों पर टेस्ट कर चुके हैं और अब तक उन्हें 48 सेकंड तक जिंदा रखा जा सका है एलियन की परछाई देखने के बाद। अब उन्होंने एक नया सीयर कंपाउंड बनाया है जिससे उम्मीद है कि चूहे 1 मिनट तक सरवाइव कर पाएंगे। वो नया कंपाउंड लगाकर टेस्ट करते हैं, बट फिर से फेल हो जाते हैं। चूहे जल्दी ही मर जाते हैं और दूर किसी कोने में वो कैद किया गया सीयर बार बार रोता है, चिल्लाता है, मुझे एलियंस को देखना है, मुझे वो दिखाओ। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।